ट्रिंग। सुबह सुबह फोन की घंटी बजते ही अंकुर नींद से जागा। अंकुर के फोन उठाते ही मयंक गुस्से से बोला, कहाँ है तू? 4 दिन से कोई खबर नहीं, ना कोई मैसेज, ना फोन लगता है तेरा, पागल करके रखा है। तैयार हो, घर आजा, कोई बहाना नहीं, मैं कैब बुक कर रहा हूँ तेरे लिए। अंकुर बोला, 1 मिनट बात सुनेगा मेरी, मैं वहाँ हुई नहीं। बोलना, कहाँ है तू? तू तो 3 दिन पहले वापस आने वाला था ना? मयंक ने पूछा। हाँ, वो शिवम के घर में कोई इमरजेंसी थी तो उसका काम मुझे करना है, इसीलिए 10-12 दिन और लग जाएंगे यहाँ पर। अंकुर बोला। उसने कहा, और तुमने मान लिया? सब बहाने हैं उसके, वो हमेशा तुझे फंसा ही देता है। अब मौज करो बेटा जंगल में, ना बोलना भी सीखो कंकुर बाबू, ऐसे तो दुनिया बेच खाएगी तुम्हें। वो हंसकर बोला, जंगल शहर सब एक ही है मेरे लिए तो। अंकुर मायूसी से बोला। फिर वही बात, 6 महीने होने को आए तो अभी भी वहीं खड़ा है। ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा। कब तक अपने आप को दोष देते रहोगे? मयंक ने समझाया। सारी गलती मेरी ही थी, मैं तभी माँ को अपने साथ ले आता तो वो आज मेरे साथ होती। मयंक, मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि माँ नहीं है। कभी कभी लगता है जैसे माँ मुझे पुकार रही है। अंकुर बोला। तुम हर समय वही सब सोचते रहते हो, इसीलिए ऐसा लगता होगा। अंकुर, ऐसे तो तुम पागल हो जाओगे। कहीं और मन लगाने की कोशिश करो। भाई से बात हुई? नहीं, अब मुझे उनसे और भाभी से कोई बात नहीं करनी। अब मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं बचा। सब भाभी का क्या धरा है, उन्होंने ही माँ को पता नहीं क्या झूठ कहकर बस में बिठा दिया। इससे अच्छा वो मुझे बता देती, मैं जाकर माँ को ले आता। वैसे भी 3 दिन बाद मैं जा ही रहा था माँ को हमेशा के लिए अपने साथ रखने। बेचारी माँ कभी गली के मोड़ तक अकेले नहीं गई, उन्हें तो गांव का नाम तक मालूम नहीं, और भाभी ने माँ के अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं हुए। अंकुर रोते हुए बोला। अंकुर, तो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर यहाँ आ जा, जगह बदलने से शायद थोड़ा मन ठीक हो। मयंक बोला। यही सोचकर तो यहाँ आया था, पर यहाँ तो और बेचैनी हो रही है। लगता है जैसे माँ आसपास ही कहीं से आवाज दे रही हो। वो बोला, समझ नहीं आता क्या करूं, दिमाग कहता है माँ इस दुनिया में नहीं है, पर मन मानने को तैयार नहीं। तुमने अपनी ओर से तो सब कोशिश कर ली है, कुछ पता नहीं चला, और बस की हालत देखी थी ना अपनी आंखों से। इतनी भयंकर टक्कर के बाद किसी भी पैसेंजर का बचना चमत्कार ही होगा, और चमत्कार कहानियों में ही होते हैं। सच से मुंह मोड़ लेने से वो बदल नहीं जाएगा। मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। तुम अभी जिंदा हो, सोचो माँ तुम्हारी ऐसी हालत देखकर कितनी दुखी होती होगी। मयंक आज अंकुर के हर भ्रम को खत्म करना चाह रहा था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अंकुर, तू सुन भी रहा है कि नहीं? मयंक ने चिल्लाकर पूछा। हाँ, पर मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। अंकुर ने उत्तर दिया। सुन, उठ, तैयार हो और बाहर घूम कर आ, मन बदलेगा तेरा। मयंक बोला। सुना, वहाँ बड़ा प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जा दर्शन करके आ, शांति मिलेगी थोड़ी। मयंक ने सुझाव दिया। मैं न जा रहा कहीं, भगवान से मेरी ना बनती आजकल। रात भर गर्मी में नींद नहीं आई, कल रात से लाइट गोल है, सुबह सुबह सोया तो तू चालू हो गया। अब फोन रख, मैं चला सोने। अंकुर बोला। 1 घंटे में तैयार हो जा। तू क्या, तेरे फरिश्ते भी आए जाएंगे, देख मैं क्या करता हूँ। फोन रखते हुए मयंक बोला। जा बेटा, कर ले जो करना है, मैं ना हिल रहा यहाँ से। अंकुर ने फोन काट दिया। मैं समझ रहा हूँ मयंक, तुम क्या बोलना चाहते हो, पर मैं क्या करूँ, मन मानने को तैयार ही नहीं। माँ के बाद अब एक तुम ही तो मेरे अपने हो। माफ कर दे मेरे भाई, मैं तेरी बात नहीं मान रहा, पर क्या करूँ, मन मानने के लिए तैयार ही नहीं कि माँ अब नहीं रही। लगता है जैसे वो यही कहीं मेरा इंतजार कर रही है। सोचते हुए अंकुर आंखें बंद कर लेता है। उधर मयंक ने एक और फोन लगाया। हेलो आर्यन, मैं हेड ऑफिस से मयंक बोल रहा हूँ, पहचाना? आर्यन। गुड मॉर्निंग मयंक सर, बोलिए ना। मयंक। आर्यन, एक रिक्वेस्ट करनी थी, आज फ्री हो क्या? रिक्वेस्ट किया? सर आदेश दीजिए, आपके लिए तो हमेशा फ्री हूँ। आपकी ब्रांच में यहाँ एक टीम आई थी कुछ दिन पहले। आर्यन। उन सबको ही मैं अटेंड कर रहा था सर, सब लोग वापस चले गए।
मयंक, सब नहीं गए, अंकुर वहीं रुक गया, वो अकेला है, मुझे उसी के लिए बात करनी है। गेस्ट हाउस में तो कल रात से पावर कट है, पता नहीं कब ठीक होगा। वो तो परेशान हो गए होंगे। क्या हुआ अंकुर सर को, वो क्यों नहीं गए? वो सब छोड़ो, तुम अगर फ्री हो तो क्या आज अंकुर के साथ थोड़ा समय बिता सकते हो? कहीं घुमा फिरा दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही उसकी मदर की डेथ हुई है, बहुत अकेला हो गया है उनके बाद। मुझे तो डर है कहीं डिप्रेशन में न चला जाए, वो इसलिए छुट्टी के दिन भी तुम्हें परेशान किया। आर्यन, समझ गया सर, आप चिंता ना करें, मैं देखता हूँ और उनके रुकने की व्यवस्था भी कहीं और करवाता हूँ। मयंक, प्लीज आर्यन, इट्स रिक्वेस्ट, वो मेरा भाई है, अब मेरे अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं है। और सो सॉरी आर्यन, तुम्हारी छुट्टी खराब करने के लिए। आर्यन, डोंट वरी सर, मैं अभी जाता हूँ। थैंक्स आर्यन। मयंक का फोन रखते ही आर्यन ने एक फोन लगाया। आर्यन, सॉरी मधु, आज नहीं आ सकता, वो ऑफिस का कुछ काम है तो रुकना पड़ेगा। मधु, अरे छुट्टी के दिन कौन सा काम आ गया आपको? आर्यन, वो जो हेड ऑफिस से टीम आई थी ना, उनमें से एक अभी यहीं रुकी है तो उनको अटेंड करना है, इसीलिए। मधु मायूसी से, हद है, यह सब आपका इंतजार कर रहे थे। आर्यन, क्या करूं, मैं भी तो वही आने के लिए निकला था, पर दिल्ली से सर ने फोन करके उनको अटेंड करने की रिक्वेस्ट की है, उनको मना भी तो नहीं कर सकता, समझो ना प्लीज, जरूरी है। ठीक है, देख लो माँ का काम, पर अगली बार ऐसा मत करना। आर्यन, लव यू यार, तुम ना एकदम बेस्ट बीवी हो। मधु, समझने के लिए थैंक्स। माँ कैसी है? ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, सब समझती हूँ माँ ठीक है, कल फिर डॉक्टर को दिखाने जाना है, कल स्टिच कट करानी है। आर्यन, थैंक यू मधु, माँ का इतना ख्याल रखने के लिए। अगर तुम नहीं, आर्यन वो मेरी भी माँ है, उन्होंने भी तो मुझे कभी बहू नहीं माना, हमेशा बेटी जैसा प्यार दिया, तो आप हम दोनों के बीच में मत आओ, मधु ने दृढ़ता से कहा। आर्यन, ओके बाबा, तुम जानो तुम्हारी सासू माँ जाने, मुझे तो सब भूल ही गए हैं। मधु, हो गई आपकी नौटंकी चालू? अच्छा अब फोन बंद करो, माँ की दवाई का टाइम हो गया, मुझे जाना है। आर्यन, ठीक है, बाद में बात करता हूँ, मिस यू जान, मिस यू, टेक केयर। फोन बंद करके आर्यन अपनी मोटरसाइकिल गेस्ट हाउस की ओर मोड़ देता है और थोड़ी देर बाद गेस्ट हाउस में। अंकुर सर, कहाँ हैं आप? आर्यन गेस्ट हाउस के दरवाजे से आवाज लगाते हुए अंकुर के कमरे में पहुंच गया। आप यहाँ आराम से लेटे हैं और मैं आपको सब जगह ढूंढ रहा हूँ, आर्यन बोला। आर्यन, तुम यहाँ कैसे? और मुझे अंकुर ही बोला करो भाई, छोटा हूँ उम्र में आपसे, तो प्लीज आप मुझे अंकुर ही बोलो। अंकुर बोला, आपको, ओ सॉरी, तुमको लेने आया हूँ, कल से पावर कट है, अकेले परेशान हो रहे हो, कम से कम एक फोन तो कर देते, तुम तो कल जाने वाले थे ना, चलो हमारे साथ, परसों से पहले पावर का कुछ नहीं होने वाला, एक तो छोटी जगह, ऊपर से त्योहार का समय, यहाँ रहे तो गर्मी में पागल हो जाओगे। आर्यन बोला, वो शिवम का कोई काम रह गया था और उसे जरूरी काम से घर जाना पड़ा, इसीलिए मैं रुक गया, हमें लगा थोड़ी देर में पावर आ जाएगी। अरे भाई, हमारे साथ कहाँ, आप अपनी छुट्टी बर्बाद कर रहे हो, घर जाओ, अपनी फैमिली के साथ मजे करो। अंकुर बोला। आर्यन, पहली बात तो ये है कि हमारी फैमिली गई है गाँव, तो यहाँ हम अकेले हैं, और दूसरी बात, तुम यहाँ हमारे मेहमान हो, तो अब हमारी बात मानो और चलो हमारे साथ, हम अपना सैर घुमाते हैं, बस 10 मिनट रुको, मैं अभी आया, बोलकर अंकुर नहाने चला गया। और आर्यन ने मोबाइल पर एक मैसेज लिखा, सालों हमारे एक ऑफिसर घर आ रहे हैं हमारे साथ, और भाभी तुम्हारी है नहीं, तो प्लीज खाना बना देना, हम 2 ही हैं, 2-3 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, हो जाएगा ना तब तक? और भेज दिया। सालों ने उत्तर दिया, ओके, मैं तैयार हो गया, चलिए। अंकुर बोला, आर्यन चलिए, पहले चाय नाश्ता कर ले, फिर आज हमारा शहर देखकर तुम अपनी दिल्ली भूल जाओगे। दोनों आर्यन की मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल पड़े। पहले शिव मंदिर चलते हैं, फिर झरना घूमेंगे। आर्यन ने बताया, झरना चलते हैं, मंदिर नहीं जाना मुझे। अंकुर बोला, पर वहाँ से आते आते मंदिर बंद हो जाएगा। आर्यन ने बताया, कोई ना, मंदिर फिर कभी चले जाएंगे। अंकुर बोला। आर्यन ने गाड़ी कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दी और बोला, अच्छे से पकड़कर बैठ जाओ। ऊंचे नीचे रास्तों पर हिचकोले खाती मोटरसाइकिल चल पड़ी।
ऐसे ही चले तो दिल्ली के अपने आप को भूल जाऊंगा। अंकुर हंसते हुए बोला, यहाँ रोड नहीं बनी, यहाँ की रोड ऐसी ही होती है। ये तुम्हारी दिल्ली नहीं है जहाँ सब जगह 4 वे लाइन हो। चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ भूलने नहीं देंगे। पहुंच ही गए। आर्यन गाड़ी रोकते हुए बोला, वो उधर देखो, सामने की पहाड़ी से ऊंचाई से गिरती नदी खूबसूरत झरने का रूप ले रही थी। ऊंचाई से नीचे आने के कारण पानी तेज आवाज के साथ साथ सफेद झाग भी बना रहा था। पहाड़ के नीचे नदी का चौड़ा पाट, आसपास की हरियाली और बहती हवा, बहुत ही सुंदर दृश्य था। वाह कितना सुंदर है। अपने दोनों हाथों को फैलाकर सुंदर जल प्रपात की हवा में उड़ती पानी की नन्ही नन्ही बूंदों को समेटता हुआ अंकुर चिल्लाया, कितनी ताजगी है यहाँ, मजा आ गया। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल पैलेस। थैंक यू सो मच आर्यन, यहाँ लाने के लिए। कहा था ना दिल्ली भूल जाओगे, हंसते हुए आर्यन बोला। अंकुर दौड़कर आगे जाकर बच्चों जैसे पानी से खेलने लगा। बस यहीं बैठ जाओ, आगे नहीं, आगे गहरा है। आर्यन ने पकड़कर अंकुर को पास बैठा लिया। बस थोड़ा आगे। अंकुर ने जिद की। नहीं, आर्यन ने सख्ती से मना कर दिया। वो मुंह बनाकर बैठ गया। आर्यन ने हंसकर उस पर पानी उछाल दिया। दोनों बच्चे बनकर एक दूसरे को पानी से भिगोने लगे। हंसते चिल्लाते दोनों बहुत देर मस्ती करते रहे। फिर थककर पानी में पैर डालकर वहीं बैठ गए। घर से इतना पास होने के बाद भी यहाँ 3 साल बाद आया हूँ, बचपन याद आ गया। आज आर्यन घास पर लेटता हुआ बोला, गांव में हम लोग ऐसे ही मस्ती करते थे। आज बहुत सालों बाद पानी से खेला है। अंकुर, तुम्हारे साथ मजा आ गया। छोटे की याद आ गई, उसके साथ ऐसे ही मस्ती करते थे। वो अपने साथ सब ले गया। आर्यन की आवाज की मायूसी अंकुर से छुप न सकी। कहाँ है वो अभी, कितना छोटा है? अंकुर ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारी उम्र का ही है। वो विदेश में नौकरी करता है, वही मन लग गया उसका। कुछ समय पहले वही शादी भी कर ली। कहता है अब वापस नहीं आएगा। आर्यन ने उदास होकर बताया। आपकी बात होती है उससे? अंकुर ने पूछा। आर्यन ने नाम से हिला दिया। क्यों, नंबर दीजिए जरा उसका। अपना फोन निकालते हुए अंकुर बोला, नहीं बात करनी है मुझे उससे। वो बोला, ठीक है ना, आप मत बात करना, नंबर तो दो। अंकुर ने आर्यन के मोबाइल में नंबर लेकर वीडियो कॉल लगा दिए। 2-3 रिंग के बाद फोन लग गया और कुछ देर की खामोशी के बाद एक आवाज आर्यन को सुनाई दी, दादा। दादा कुछ तो बोलो, डांट ही लो, पर कुछ बोलो तो। वो सिसकने लगा। छोटे, कैसा है तू? आर्यन से ज्यादा देर तक चुप नहीं रहा गया। वो बोल पड़ा। अंकुर ने फोन आर्यन को दिया और कुछ दूर चला गया। दोनों भाई थोड़ी देर तक बात करते रहे। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। आर्यन अंकुर के पास आया और खुशी से बोला, अंकुर भाई, ये एहसान उधार रहा। तुमने आज मुझे मेरा छोटा भाई लौटा दिया। भाई भी बोल रहे हो और एहसान की बात भी कर रहे हो। एक बार मुझे अपना छोटा भाई समझकर गले लगा लो, सब बराबर हो जाएगा। अंकुर बोला। तो आ जाओ मेरे छोटे, बाहें फैलाकर आर्यन बोला। और भाई बोल। अंकुर भी उसे गले लग गया। दोनों की आंखों में नमी उतर आई। थोड़ी ठंडक अंकुर के कलेजे को भी मिल गई। अब निकला जाए घर के लिए, बहुत देर हो गई। अब भूख भी लगने लगी है। आर्यन घड़ी देखते हुए बोला। दोनों कच्चे पक्के रास्ते से होते हुए घर पहुंच गए। बस्ती से थोड़ी दूर एक बड़े से मकान के आगे आर्यन ने मोटरसाइकिल रोकी, गेट खोला और गाड़ी अंदर खड़ी कर दी और ताला खोलकर बोला, आओ। सॉरी अंकुर, धर्म पत्नी जी गाँव गई है तो जरा घर का नक्शा बिगड़ा हुआ है, तुम बैठो। आप बेकार परेशान हो रही है, चलिए किसी होटल में चलकर खाना खाते हैं। अंकुर संकोच से बोला, खाना तो बन गया होगा, वो सब इस तरफ है, तुम फ्रेश होकर आओ, तब तक खाना लग जाएगा, मैं अभी आया। बोलकर आर्यन पलट ही रहा था कि सामने से आवाज आई, आर्यन दादा खाना लगा दे। हाँ, मैं बस तुझे ही बुलाने आ रहा था। बन गया सब, लगा दे जल्दी से, बड़ी भूख लग गई। आर्यन बोला। सालू सब तैयार है, अभी लेकर आई। आपको बड़ी देर हो गई आने में, झरना दिखाने ले गया था, वहाँ समय का पता ही नहीं चला। तो खाना ला, तब तक मैं प्लेट रखता हूँ। आर्यन बोला, अरे तुमने तो सब लगा कर रखा है, बस खाना गर्म करके लाती हूँ। बोलकर वो बाहर चली गई। तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, आर्यन बोला। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर आई। सारे घर में खाने की सुगंध फैल गई। सालू ने थाली परोसी और आवाज लगाई, दादा आ जाइए, सब लग गया, चलो पहले खाना खा लो। खाना लग गया है, बाकी घर बाद में
देख लेना। आर्यन अंकुर से बोला। अंकुर चलिए, दोनों डाइनिंग रूम में आ गए। वाओ, घर का खाना बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। आपने बनाया बहुत ही स्वादिष्ट है, और मुंह में डालकर अंकुर बोला। तब तक पानी के गिलास लेकर सानू कमरे में आई और उसने सवाल किया, खाना ठीक तो बना है ना दादा? ठीक नहीं, बहुत स्वादिष्ट बना है। स्वाद में मगन अंकुर जल्दी से बोल पड़ा, फिर अजनबी चेहरा देख झेप कर चुप हो गया। सानू भी अचकचा गई। अंकुर, ये है हमारी बहन अनोखी, खाना इसने ही बनाया है। ये यहाँ केंद्रीय विद्यालय में टीचर है। और सानू, ये है अंकुर, हेड ऑफिस से ब्रांच ऑडिटिंग के लिए आई है। खाना बहुत अच्छा बना है, आर्यन बोला। अंकुर ने सामने देखा, मध्यम कद, गेहुआ रंग, घने काले बाल और गहरी काली आंखों वाली लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे की मोहक मुस्कान में वो खो सा गया। दोनों ने एक दूसरे को हेलो बोला और वो वहीं बैठ गई। खाना बहुत अच्छा बना है, अस्सी बाद घर का खाना खाया है। आज मेरे कारण आपकी छुट्टी खराब हो गई, अंकुर संकोच से बोला। नहीं, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं था, आज स्कूल भी नहीं था, तो वैसे भी फ्री ही थी, सालू बोली। खीर बहुत ही अच्छी बनी है, माँ के हाथों का स्वाद है इसमें, भीगी आंखों से अंकुर यादों में डूबता हुआ बोला। वाकई खीर बहुत बढ़िया बनी है, कुछ अलग स्वाद है इसमें, टेबल से उठते हुए आर्यन बोला। माँ ने बनाई है, रोटी का डब्बा बंद करते हुए वो बोली। माँ ने गैस पर कैसे? आर्यन ने हैरानी से पूछा। नहीं दादा, चूल्हा जलाया था, भाभी से पूछकर उसी पर बनाई, सालू बोली। क्या जरूरत थी ये सब करने की? आग लग जाती तो दोनों अकेले थे घर में। आर्यन नाराज हुआ। माँ मान ही नहीं रही थी, सुबह से बेचैन हो रही थी। आज एक ही रट लगा रही थी कि मेरा छोटा आ रहा है, उसकी पसंद का खाना बनाना है। वो सब खुद बनाने की जिद कर रही थी। आखिर में खीर तो उन्होंने ही बनाई। आज तो संभालना मुश्किल हो रहा था दादा, वो बोली। मतलब आज फिर माँ को तेरे मुंह बोले पति की जोर की याद आ गई। आर्यन हंसते हुए बोला। क्या दादा, आप कुछ भी बोलते हो? वो भी हंसकर बोली। मुंह बोला पति वो क्या होता है? अंकुर ने ना चाहते हुए भी बीच में बोल गया। दोनों ने उसकी ओर देखा। आर्यन कुछ बोलता उसके पहले ही अंकुर का मोबाइल बजा और बंद हो गया। मयंक का कॉल है, बोलकर अंकुर वापस कॉल करने लगा। अंकुर, यहाँ सिग्नल नहीं आता, छत पर नेटवर्क अच्छा है, वहाँ जाकर बात कर लो, सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए आर्यन बोला। अंकुर, ओके, मैं बात करके आता हूँ। सानू उठकर बर्तन समेटने लगी और आर्यन हाथ धोने के लिए उठ गया। अंकुर के जाते ही आर्यन, सालू तुम क्या बता रही थी माँ के लिए? कुछ नहीं दादा, माँ आज ज्यादा ही बेचैन हो रही थी। आज तो गुस्सा भी कर रही थी, सुनना ही नहीं चाह रही थी कुछ, बस एक ही बात, छोटे के चूल्हे पर बनी खीर बहुत पसंद है, वो आ रहा है, उसके लिए बना दो। मान ही नहीं रही थी, इसीलिए चूल्हा जलाया। सालू ने दुखी होकर पूछा। हमें तो डर लग रहा है, वो उठकर उन्हें ढूंढेगी तो क्या करेंगे दादा? उठने दे, मैं बात करता हूँ उनसे, तुम चिंता मत करो। वैसे एक बात है सालू, माँ आजकल बिल्कुल फिल्मों वाली खड़ूस सास बनती जा रही है। मेरी बात मान, बात बिगड़े इससे पहले उन्हें सच्चाई बता दो, आर्यन बोला। सच जानने के बाद क्या होगा दादा, कैसे रोकेंगे उन्हें? नहीं दादा, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी, बड़ी मुश्किल से माँ का प्यार मिला है मुझे, सालू बोली। आर्यन, कब तक झूठ बोलोगी? उस वक्त भी उनको रोकने के लिए तुम झूठ बोलकर उनकी छोटी बहू बन गई। सालू, तो क्या करती दादा? आधी रात में बीमारी की हालत में भी वो दिल्ली जाने को तैयार थी, और कहाँ जाती, किसके पास जाती, ना नाम ना पता। उस समय उन्हें रोकने के लिए जो समझ आया बोल दिया, और उनके लिए अब सारी उम्र झूठ बोलने को भी तैयार हूँ। आर्यन, ऐसे नहीं चलता, आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी है, तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सालू, ऐसे सपने हम नहीं देखते जिनके साकार होने की कोई उम्मीद ना हो। आप भी जानते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं दादा, हम ऐसे ही बहुत खुश हैं। अब तो हमारे साथ माँ भी है, और शादी परिवार, मैं कराऊंगा तेरी शादी, आर्यन बोला। नहीं दादा, दुनिया चाहे चांद पर पहुंच जाए, पर शादी के लिए आज भी खानदान देखा जाता है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। खानदान का क्या बोलेंगे, कौन थामेगा? सब जानने के बाद मेरा हाथ
सालू तेज आवाज में बोली, क्या कमी है तुझमें, पढ़ी लिखी है, अच्छी खासी सरकारी नौकरी करती है, इतना अच्छा तेरा स्वभाव है, सुंदर है, घर के सब काम कितनी कुशलता से करती है, मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आती तुझमें। आर्यन बोला, आप मुझे अपना मानते हैं इसीलिए ऐसा बोल रही है, बस नौकरी ही है जिसके कारण कोई शादी करेगा। लालच की नींव पर रिश्ते बनाने के लिए हम तैयार नहीं दादा, वो धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक से नहीं होते, भगवान सबकी जोड़ी बनाकर भेजता है, देखना तेरे लिए भी कोई खरे सोने से दिल वाला बनाया होगा। आर्यन बोला, बेकार सपने मत दिखाओ इन आंखों को दादा, टूटे हुए सपनों के टुकड़े बहुत चुभते हैं, बड़ी मुश्किल से उस सच को स्वीकार करके आगे बढ़ी हूँ, अब फिर किसी फरेबी के जाल में नहीं फंसना मुझे। सालू बोली, सब उस आकाश जैसे लालची नहीं होते, याद है ना, मैंने तो पहली बार ही उससे मिलने के बाद तुझे बता दिया था। आर्यन कुछ याद करते हुए बोला, सालू उसी के बाद तो मैंने उसके बारे में पता किया और सच्चाई सामने आई, कभी कभी डर लगता है दादा कि अगर आप उसकी असलियत नहीं पहचान पाते तो। ऐसे कैसे नहीं पहचान पाता, बहन माना है तुझे, तेरे ऊपर आने वाले खतरे को पहले मुझसे दो दो हाथ करने होंगे, कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो गए आप दादा, हंसते हुए सालू बोली। अच्छा एक बात बता, थोड़ा सीरियस होकर आर्यन ने पूछा, ये तेरी सास का बेटा, मतलब तेरा मुंह बोला पति, जिसके नाम के सारे स्वागन वाले व्रत पूजा उपवास जो तू कर रही है पिछले 6 महीनों से, अगर वो ही कोई सुंदर सा राजकुमार निकला तो क्या करेगी? आर्यन मुस्कुराकर बोला, क्या दादा कुछ भी, मतलब आप कुछ भी बोलते हैं, सब पूरी कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब किस्से कहानियों की बातें हैं, असल जिंदगी में चमत्कार नहीं होते हैं दादा, और मैं माँ के साथ बहुत खुश हूँ। सालू मुस्कुराकर बोली, और अगर वो तेरा मुंह बोला पति सच में आ गया अपनी माँ को लेने तो क्या करेगी? आर्यन ने फिर पूछा। तो मैं खुशी खुशी माँ को उनके साथ भेज दूंगी, पर दादा ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं, हम दोनों की हालत एक सी है, मुझे मेरे खानदान वालों ने माँ बाप के मरने के बाद अनाथ आश्रम छोड़ दिया था और माँ को उनके ही बच्चे छोड़ गए, आप समझे नहीं अब तक? सालू ने सवाल किया। इसे इनकार में सिर हिला दिया, माँ कोई नहीं है, उसको जानबूझकर गुमराह किया है। आप ही बताओ ना, जो व्यक्ति कभी घर के बाहर नहीं निकला हो, जिसे अपने बेटे बहू के पूरे नाम तक नहीं जानती हो, जो छोटी बहू को पहचानती तक ना हो, उनको उनकी ही बड़ी बहू टिकट पकड़ाकर बस में बैठा दिया, ऐसा बोलकर कि वहाँ छोटी बहू उतार लेगी। इतना लंबा सफर इस उम्र में अकेले कोई अपना करने देगा क्या? चलो एक बार मान लिया कि बहुएं खराब है, तो बेटों का क्या? ऐसा कौन सा जरूरी काम होगा कि उनको अकेले भेज दिया और इधर से निकली उधर नहीं पहुंची? 6 महीने होने को आए, किसी ने ढूंढने की कोशिश की क्या? उन लोगों को तो सब पता है ना, बस के रूट पर ढूंढ सकते थे, कोई ढूंढने आता तो आपको तो पता चलता ना, सब जगह आपका नंबर और पता लिखवाया है, किसी ने उनके गुम हो जाने की रिपोर्ट तक नहीं लिखाई। अब कोई उम्मीद नहीं है, कुछ समय बाद माँ भी समझ जाएगी, अब से वो सिर्फ मेरी माँ है। सालू गंभीरता से बोली। आर्यन, बात तो तुम्हारी सही है, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। सालू उदास होकर, स्वार्थी लोगों से दुनिया भरी हुई है दादा, मतलब निकल जाता है तो कोई किसी का नहीं होता। मैं माँ को देखती हूँ, उठकर ढूंढ रही, मैं माँ को देखती हूँ, उठकर ढूंढ रही होगी, कुछ काम होगा तो आवाज दे देना। आर्यन, हाँ, मैं भी अंकुर के पास बैठता हूँ, अकेले बोर हो गया होगा वो। सालू घर चली गई। आर्यन ने पूरे घर में अंकुर को ढूंढा, अंकुर नहीं मिला, वो छत पर गया। आर्यन, तुम यहाँ मजे से झूला झूल रहे हो और नीचे मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा हूँ, आपने ही तो छत की राह दिखाई थी। आर्यन, फोन करने भेजा था, तुम तो यहीं बस गए, मैं उनका नंबर बिजी था, थोड़ी देर बात करने की सोचकर यहीं बैठ गया, फिर यहाँ इतना अच्छा लगा कि उठने का मन ही नहीं किया। बहुत ही खूबसूरत सजाया है आपने छत को, हरियाली, फूलों की खुशबू, झूला, दीवारों पर सुंदर सी पेंटिंग, इतना सब तो दिल्ली के घरों में सोच भी नहीं सकते। मैं तो सोच रहा हूँ अपनी बदली ही करा लेता हूँ, एक अलग सा ही सुकून है यहाँ की हवा में, जैसे कोई बहुत अपना एकदम पास हो, प्यार हो गया है इस जगह से मुझे तो। आर्यन, गजब करते हो यार, लड़कियों से दिल लगाने की उम्र में इस छोटे से शहर से प्यार कर रही हो,
हो जाओ यही शिफ्ट, पास में ही मकान दिला देंगे, अच्छा साथ हो जाएगा, कोई आता नहीं था यहाँ यहाँ तक। जब मैं यहाँ रहने आया शुरू शुरू में तो मधु भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, फिर जब से सालू यहाँ रहने लगी तो उसको साथ भी मिल गया और उसका मन भी लग गया। यहाँ सब दोनों ने मिलकर सजाया है। अब तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती, दोनों साथ साथ ही स्कूल जाती आती जाती है तो मुझे भी कोई चिंता नहीं रहती। चलो तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ, उधर चलो। आर्यन अंकुर को छत पर बने छोटे से कमरे की छत दिखाते हुए बोला, ऊपर चलो जरा। छोटी छत की सीढ़ियां चढ़ते हुए अंकुर ने सवाल किया, आपको यहाँ कितने साल हो गए? पहली पोस्टिंग यहीं हुई थी, घर 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से, इसीलिए यहाँ ज्वाइन किया। पहले पहले तो मन नहीं लगता था, फिर शादी हुई, मधु आई, धीरे धीरे कब 5 साल निकल गए पता ही नहीं चला। 2 साल पहले घर भी खरीद लिया, अब तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता। आर्यन सीढ़ी चढ़ते हुए बोला। ऊपर पहुंचकर आर्यन बोला, यहाँ से देखो। अंकुर ने घूमकर चारों ओर देखा, 2-4 मकान के अलावा दूर तक हरे भरे खेत खुला होने के कारण दूर की पहाड़ियां साफ साफ नजर आ रही थी। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से सूर्य अस्त होते हुए देखना, तुम्हें हिल स्टेशन वाली फीलिंग आएगी, आर्यन ने बताया। वाकई बहुत सुंदर जगह है, यहाँ तो किसी का भी मन लग जाए। अरे वाह, आप भी चांद सितारे देखते हैं? बगल में रखे टेलीस्कोप को छूते हुए अंकुर बोला, एकदम लेटेस्ट मॉडल है, यहाँ कैसे मिल गया ये? हमसे नहीं देखे जाते चांद सितारे, ये तो सालू का जुनून है। अंकुर हंसते हुए, अरे वो देखो वो रहा ध्रुव तारा, वैसे ये टेलीस्कोप कहाँ से लिया? काफी महंगा होगा। सालू लेकर आई है, दिल्ली जाकर पूरे 2 साल की बचत करके लिया है। स्कूल के बाद कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाने जाती है। पागल है लड़की बिल्कुल। कहाँ इस उम्र में लड़कियां गहने कपड़े बनवाती है, और वो पैसा बचा बचा कर इसे खरीद लाई है, और आधी रात तक अंधेरे में बैठी पता नहीं क्या देखती रहती है। आर्यन ने अंकुर को बताया, इतने छोटे से शहर में कोई टेलीस्कोप वाला होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। ग्रेट आर्यन भाई, वैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है वो? अंकुर ने पूछा। फिजिक्स पढ़ाती है हायर क्लास को। तुमको भी सितारे ढूंढने देखने का शौक है क्या? आर्यन ने पूछा। हाँ थोड़ा बहुत, जब कॉलेज में पढ़ता था तब, पर फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया, ऑफिस के काम से समय ही नहीं मिलता, और ऑफिस के बाद रोटी पानी में ही सारा समय चला जाता है। अंकुर मायूसी से बोला, मेरी सलाह मानो तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। आर्यन हंसते हुए बोला, जिंदगी आसान नहीं बवाल हो जाएगी। अच्छी लड़कियां भगवान ने बनानी बंद कर दी है आजकल, मुझे तो दूर ही रहना है इन झमेलों से, मैं अकेले ही खुश हूँ। अंकुर बोला, अरे इतनी ना उम्मीद भी मत करो, अभी भी बनाते हैं भगवान अच्छी लड़कियाँ, कोई तो बनाई ही होगी ईश्वर ने तुम्हारे लिए भी। कहो तो हम ही ढूंढ दे कोई तुम्हारे लिए। वैसे कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? आर्यन ने पूछा। कभी कुछ सोचा ही नहीं, जो माँ को पसंद आती वह मेरी भी पसंद होती, जो उनके साथ उनकी बेटी बनकर रहती, उनका अच्छे से ख्याल रखती, बस इतना ही बहुत था मेरे लिए। पर अब जब माँ ही नहीं है तो ये सब बातें बेमानी है। बोलते हुए अंकुर की आंखों में नमी उतर आई। मयंक सर ने बताया तुम्हारी माँ के बारे में, घर में और कौन कौन है? आर्यन ने सवाल किया। कोई भी नहीं, माँ के बाद मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अब बस मयंक ही मेरा परिवार है, अंकुर ने जवाब दिया। और मैं भी तो हूँ ना, आज सुबह ही तो बड़ा भाई बोला था मुझे, इतनी जल्दी भूल गए? मेरे छोटे अंकुर के कंधे पर हाथ रखता हुआ आर्यन बोला, आपको कैसे भूल सकता हूँ, मयंक तो खड़ूस है, डांटते रहता है, आप तो अच्छे वाले बड़े भाई हो, जो नखरे उठाया करते हैं वो वाले। देखो ना सुबह से कैसे परेशान हो रहे हो मेरे लिए, आपसे तो लगता है कोई पिछले जन्म का नाता है, आपके साथ तो जैसे बचपन वापस आ गया है। आर्यन का हाथ पकड़कर अंकुर बोला, तुम्हें देखकर मुझे भी अपना छोटा भाई याद आ गया था, गेस्ट हाउस में सुबह उठ देखो तुम्हें भी वही फीलिंग आई, पक्का कोई पुनर्जन्म का चक्कर है। अंकुर आर्य हंसते हुए बोला, तो अंकुर भी झिलमिलाती आंखों से हंसने लगा। तभी नीचे वाली छत से आवाज आई, दादा आप लोगों की चाय नीचे झूले के पास टेबल पर ट्रे रखती हुई सालू बोली। आर्यन, चलो अंकुर, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। सालू देख, अंकुर को भी तेरी तरह अंधेरे में आसमान देखने का शौक है। आर्यन की बात सुनकर सालू ने मुस्कुराकर अंकुर को देखा और चाय का कप उसकी ओर बढ़ा दिया।
सिर्फ 2 कप, तुम्हारी चाय कहाँ है? बहू रानी बनकर कहाँ चली सवारी? सालू को देखकर आर्यन ने पूछा। सालू माँ के साथ नीचे बरामदे में माँ के पास रखी है हमारी चाय, वो तैयार होकर बैठी है मंदिर जाने के लिए। दादा रात को खाने में क्या बना दे? आर्यन, अरे हाँ, आज की संडे क्लास तुम्हारी होगी ना, और फिर तुम दोनों का मौज मस्ती का टाइम है ना। खाने की चिंता मत करो, आज बड़े हलवाई के छोले भटूरे और काजू कतली खिलाएंगे अंकुर को। तुम लोगों के लिए भी पैक करा कर लेके आऊँगा। सालू, छुट्टी वाले दिन ही तो शाम उनके साथ रहती हूँ, बाकी दिन तो घर आते आते रात हो जाती है। दादा हम लोगों का मत लाना, हम भी वहीं कुछ खा लेंगे। आर्यन, ओके, तुम यहाँ रुको, मैं माँ के साथ बैठता हूँ थोड़ी देर, सुबह से मिला ही नहीं उनसे। अंकुर, मैं अभी आया थोड़ी देर में। सालू को अपना कप पकड़ाकर आर्यन नीचे चला गया। वो कप लेकर मजबूरी में वहीं छोटी छत की सीढ़ियों पर बैठ गई। कुछ देर दोनों खामोश रहे। सालू जी, संडे क्लास में कुछ समझा नहीं? अंकुर ने पूछा। हर संडे को मंदिर में हम मधु भाभी और कुछ टीचर्स मिलकर बड़ी उम्र के लोगों को लिखना पढ़ना और कुछ जनरल अवेयरनेस की बातें सिखाती है, और कुछ उनके अनुभव से हम लोग भी सीखते हैं। आज की क्लास लेने का हमारा नंबर है, सालू ने अंकुर को बताया। अंकुर, यह तो बड़ी अच्छी बात है। आप क्या पढ़ाने वाले हो आज? वही पहले सबसे कुछ बातें करेंगे, फिर उसी में से कोई बात लंबी चली जाएगी। कुछ वो सब बताएंगे, कुछ हम, और हो जाएगी पढ़ाई। सब बातें किताबों में नहीं लिखी होती, सालू बोली। अंकुर, ये तो बड़ा अच्छा स्टाइल है पढ़ाने का, पता भी नहीं लगा और पढ़ाई भी हो गई। सालू हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ऐसा करने से सबकी रुचि बनी रहती है। अंकुर, आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है? मुझे लगा नहीं था इतनी छोटी जगह पर इतना एडवांस टेलीस्कोप होगा, और आपको देखकर लगा नहीं था कि आप। क्यों? एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखने वालों के सर पर सींग होते हैं क्या? जो मेरे सर पर नहीं है, सालू ने उल्टा सवाल किया। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी, अंकुर झेप कर बोला। नो, इट्स ओके, जस्ट किडिंग, डोंट फील बैड मोर दिस। मैंने बस यूं ही कह दिया। आपको लगा होगा कि हमें बस खाना बनाना और घर संभालना ही आता होगा। मुझे बचपन से सितारे देखना बहुत पसंद है। फिर बीएससी ऑनर्स में एस्ट्रोफिजिक्स हमारा मेन सब्जेक्ट था, सालू ने बताया। आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है? अंकुर ने पूछा। हमने बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, सालू ने बताया। अंकुर, बीएचयू, वाओ, और आप यहाँ मतलब इस छोटी सी जगह में पढ़ा रही हो? दैट्स ग्रेट। आजकल सब बड़े शहरों की ओर भागते हैं, और आप। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, और हमारा सोचना है कि छोटे शहर के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा का अधिकार है। शहरों की महंगी पढ़ाई हर किसी के लिए संभव नहीं है, और सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सालू बोली। अंकुर, बात तो आपकी सही है, पर आजकल ऐसा सोचता कौन है? सबको बस शहरों की चमक दमक दिखती है। सालू, हमारा तो दम घुटता है वहाँ, हमें तो यही अच्छा लगता है। अंकुर, आप औरों से बिल्कुल अलग है। आपको देखकर लगता ही नहीं कि मतलब इतनी सादगी, और आपकी सोच किसी तरह का कोई एटीट्यूड नहीं। आजकल कोई नहीं सोचता किसी और के बारे में। उसकी आंखों में सालू के लिए प्रशंसा थी। वो इसीलिए क्योंकि हमें दिखावा पसंद नहीं, और इतना भी कोई महान काम नहीं कर रहे हैं जो हमें नहीं मिला, वो हम यहाँ के बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं। सालू थोड़ा असहज हो बोली। प्लीज इतनी प्रशंसा भी मत कीजिए।
सालू जी, आपके हस्बैंड, वो उसकी भरी हुई मांग और मंगलसूत्र देखते हुए बोला। जी, वो दिल्ली में रहते हैं, ऑफिस के काम से अधिकांश बाहर ही रहते हैं। वो जल्दी से बोली। अंकुर, दिल्ली में कहाँ, मैं भी वहीं रहता हूँ। उन्होंने अभी नए मकान में शिफ्ट किया है, उसका पता हमारे पास नहीं है। वो साफ झूठ बोल गई। क्या क्या काम करते हैं वो? अंकुर ने सवाल किया। अब तो हमें चलना चाहिए, माँ इंतजार कर रही है। देर हो जाएगी, चलती हूँ, उसने बात वहीं खत्म की और कप समेटकर नीचे चली गई। अंकुर वहीं झूले पर बैठ विचारों में गुम हो गया। वो थोड़ी सी देर में उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर गई थी। एक गहरी सांस लेकर अंकुर बोला, लक्की मैन, माँ को आप बहुत पसंद आती। कौन किसको पसंद आ गई? छत पर आते हुए अंकुर की बात सुनकर आर्यन ने पूछा। अंकुर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अब हमें भी चलना चाहिए। पता करो ना आर्यन भाई, लाइट आ गई क्या गेस्ट हाउस में? आर्यन गेस्ट हाउस में फोन लगाने लगा। अंकुर झूले से उठकर छत के किनारे पर आ गया। उसने देखा घर के पास वाली सड़क पर सालू स्कूटी पर अपनी सास को लेकर जा रही है। वो दूर तक उन दोनों को देखता रहा। क्या देख रहे हो? रात के लिए तो लाइट आ गई गेस्ट हाउस में, सुबह फिर चली जाएगी। आर्यन की आवाज से अंकुर की तंद्रा भंग हुई। वो बोला, कुछ नहीं, वो सालू जी अपनी मदर इन लॉ की बहुत केयर करती हैं, माँ बेटी का रिश्ता है दोनों में। आर्यन बोला। अंकुर, चले फिर, कल ऑफिस भी है। दिन भर हो गया, मुझे गेस्ट हाउस छोड़ दो, फिर आप भी आराम करो। आर्यन, कोई ठिकाना नहीं है, लाइट फिर चली गई तो एक काम करती है, सामान ही ले आती है। अंकुर, उसकी जरूरत नहीं है, मैं वहीं ठीक हूँ, रात को सोना ही तो है, सारा दिन तो ऑफिस में रहना है, क्यों परेशान होते हो? आर्यन, मुझे क्या परेशानी, उल्टा रात में लाइट चली गई तो तुम परेशान होगे। मान लो मेरी बात, यहाँ दिक्कत है तो किसी होटल में कमरा देख लेते हैं, पर वहाँ मत रुको। अंकुर, यहाँ रुकने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आप परेशान हो जाओगे। क्यों, मुझे तुम्हें कोई लोरी सुनाकर सुलाना है क्या? जो दिक्कत है, कमरा खाली है, बिस्तर लगा है, जाओ जाकर सो जाओ, सुबह 7 में ऑफिस चले चलना, कोई अलग से कुछ नहीं करने वाला। आर्यन बोला। पक्का ना, कोई परेशानी नहीं होगी आपको? वैसे भी आप आज का सारा दिन मेरे साथ रहे तो आपके कोई और काम तो हुए ही नहीं। अंकुर ने पूछा। आर्यन, अब लिख कर दो क्या कि कोई परेशानी नहीं है मुझे तुम्हारे यहाँ रुकने से? अच्छा, तुम्हें चाय बनानी आती है क्या? तो कल से सुबह की चाय तुम बना देना। मधु के जाने के बाद सबसे बकवास काम सुबह के लिए चाय बनाना लगता है। नाश्ता खाना तो मैं बाहर कर लेता हूँ, पर सुबह की चाय तो बनानी ही पड़ती है। अंकुर, डन, मैं नाश्ता भी बना लेता हूँ। आर्यन, ठीक है, फिर चलो तुम्हारा सामान लेकर आते हैं, फिर आज तुम्हें यहाँ के फेमस छोले भटूरे टेस्ट कराते हैं। दोनों तैयार होकर गेस्ट हाउस जाते हैं, वहाँ से सामान लाकर घर पर रखते हैं, फिर आशीर्वाद हलवाई की दुकान पर पहुँच जाते हैं। मुख्य बाजार के चौराहे पर बड़ी सी साफ सुथरी दुकान, अपने नाम के अनुरूप ही मिठाई की दुकान के साथ एक रेस्टोरेंट भी है। दुकान के अंदर बाहर कुछ टेबल कुर्सी लगी थी, 25-30 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, पर वहाँ भीड़ बहुत थी। जितने लोग अंदर बैठे थे उससे ज्यादा बाहर खड़े थे। अंकुर, इतनी भीड़ को कोई मेला लगा है क्या यहाँ? आर्यन, ये तो इस दुकान के स्वाद का जलवा है, संडे को आसपास के शहरों के लोग भी आते हैं यहाँ पर। मैं लाइन में लगता हूँ, तुम बैठने के लिए खाली टेबल ढूंढो। अंकुर, बहुत भीड़ है, समय लगेगा, चलो कहीं और कुछ खा लेते हैं। आर्यन, कुछ समय नहीं लगेगा, बस 10 मिनट लगेगा, तुम टेबल पर नजर रखो, देखो वो कोने वाले टेबल के पास जाओ, जैसे ही वो लोग उठे तुम बैठ जाना। अंकुर, ओके, पर आप जल्दी आओ। आर्यन सिर हिलाकर लाइन में लग गया। वहीं अंकुर टेबल के पास खड़ा हो गया और जगह खाली होते ही बैठ गया। तब तक आर्यन भी खाना लेकर आ गया। आर्यन, देखा, मैंने कहा था ना 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब शुरू हो जाओ। अंकुर, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, वाह, टेस्टी भी बहुत है, वाकई बहुत स्वादिष्ट है, भीड़ देखकर चला जाता तो घाटे में रहता। आर्यन, ऐसे कैसे चले जाते, खाए बगैर हिलने नहीं देता तुमको? अच्छा, कुछ और भी मंगाई, कुछ मीठा खाओगे? नहीं, अब कुछ नहीं खाना, पेट में जगह नहीं है, अब तो नींद आ रही है जोर से। आर्यन, नींद तो मुझे भी आ रही है, चलो घर चलते हैं। अंकुर, आप मोटरसाइकिल निकालो, मैं अभी आया, बस 5 मिनट में।
अरे साथ ही चलते हैं, क्या काम है बताओ तो। थोड़े से लड्डू लेकर आता हूँ। आर्यन, जब मैंने पूछा था तो मना क्यों किया? रुको मैं लेकर आता हूँ। अंकुर, तब मन नहीं हो रहा था, अब लड्डू देखकर मन कर रहा है, कल खाएंगे। आप जब तक गाड़ी निकालोगे मैं आ जाऊंगा। अंकुर दुकान के अंदर चला गया और आर्यन बाहर गाड़ी निकाल कर ले आया। तभी उसे किसी ने पुकारा, आकाश कैसे हो आर्यन बाबू, सब बढ़िया? आर्यन गुस्से से, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? आकाश, उनसे तुमको का मतलब? तुमका सोचे कि तुमसे डरकर हम यहाँ से भाग जाएंगे, ऐसा कछु नहीं है। सुनो, वो हमारे मैडम जी की शादी करा दिए तुम, हम बोले रहे ना वो, खबरदार जो उसका नाम भी लिया जबान खींच के हाथ में दे देंगे। आर्यन ने इसकी बात काटकर उसे धमकी दी, अगर आपन जान प्यारी है तो हमारे रास्ते में ना आओ। कहाँ का लड़का ढूंढे हो वो आपन मुंह बोली बहन की खातिर? साला किसी को कुछ हो पता ही नहीं है उसके बारे में, वो भी साला शादी करके फूर हो गया। 6 महीना में कोनो भी की नजर नहीं आया। सच्चाई में शादी कराई भी हो कि अपन मौज मस्ती के लिए कोनो नाटक रचा लिए हो, ऐसा है तो हमें भी मजा ले लेते। गंदी सी हंसी हंसता हुआ आकाश बोला। गुस्से में आर्यन ने आकाश को घूसा मारा और दांत पीसते हुए बोला, सालू के आसपास भी दिखाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहन है वो मेरी, याद रखना, पुलिस में दे देंगे, फिर सारी उम्र जेल में चक्की पीसना, समझे? आकाश, हम बहुत देखे हैं, हमें पागल ना बनाओ समझे। यहाँ खून के रिश्ते धोखा देने में देर नहीं लगाते। वो अनाथ लड़की के लिए हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हो, वो अनाथ नहीं है, बड़ा भाई हूँ मैं उसका, याद रखना। आर्यन तेज आवाज में बोला। शोर सुनकर अंकुर और कुछ लोग आ गए। भीड़ देखकर डरकर आकाश भाग गया। अंकुर, कौन था वो और वो सालू जी के लिए ऐसा क्यों बोल रहा था? आर्यन, यहाँ नहीं, घर चलो सब बताता हूँ। अंकुर, आप बैठो, मोटरसाइकिल मैं चलाता हूँ, आप बस रास्ता बताते जाना। आर्यन ने चाबी अंकुर को दे दी और रास्ता बताने लगा। घर पहुंचकर अंकुर ने ताला खोला और अंदर से पानी लाकर आर्यन को दिया। कुछ और देर में ही बैठ गया। अंकुर, अब बताओ कौन था वो? और सालू जी तो आपकी बहन है। तो फिर अंकुर ने बात अधूरी छोड़ दी। आर्यन, बड़ी लंबी कहानी है। अंकुर, मुझे सारी बात बताओ। और वो लड़का कौन था जो कुछ भी बकवास कर रहा था? आर्यन, आकाश नाम है उसका, कोलकाता का रहने वाला है, 1 नंबर का आवारा मवाली है। यहाँ उसके मामा सिविल ठेकेदार है, बहुत ही भले व्यक्ति है वो। आकाश उनके पास काम सीखने आया था, काम तो कुछ करता नहीं था, अपने मामा के नाम का फायदा उठाकर लोगों को धोखा देता रहता है। जब सालू 3 साल पहले यहाँ नौकरी के लिए आई, उस समय स्कूल के पास ही रोड का काम आकाश के मामा कर रहे थे। आकाश भी वहीं आता जाता रहता था। वही उसकी नज़र सालू पर पड़ी, सीधी सादी सरकारी नौकरी वाली अकेली लड़की। बस वो पड़ गया सालू के पीछे। सालू से दोस्ती करने के लिए उसके आसपास घूमता, खुद की स्कूटी खराब करता और फिर स्कूटी ठीक कराकर उसके सामने अच्छा बन जाता। सालू के सामने सबकी मदद करता, शराफत का ढोंग करता। कुछ समय बाद सालू भी उस पर विश्वास करने लगी। उसने सालू को अपने झूठे प्यार में फंसाकर शादी तक के लिए तैयार कर लिया था। सालू से शादी वो सिर्फ उसके पैसों पर ऐश करने के लिए कर रहा था, पर भगवान की कृपा से वो अपने इरादों में कामयाब होता। इसके पहले मधु और सालू की दोस्ती हुई। मधु ने सालू को आकाश के साथ देखा और उसे आकाश की सच्चाई बता दी, क्योंकि जब आकाश अपने चाचा के साथ हमारे घर पर छत का काम करने आया था तब मधु ने उसकी हरकतें देखी थी। मधु के सावधान करने पर सालू ने आकाश से दूरी बना ली और शादी की बात टालने लगी। वो फिर भी उसके आसपास घूमता रहा, उसे शादी के लिए मनाता रहा। पर सालू जी, आपकी सगी बहन नहीं है क्या? अंकुर ने आर्यन की बात काटकर पूछा। आर्यन, नहीं, पर वो अपनों से भी ज्यादा अपनी है, वो सबको अपना बना लेती है। सालू सच में बहुत अच्छी है। किस्मत ने छोटी सी उम्र में उसके भाग्य में इतने दुख लिख दिए कि कोई और उसकी जगह होता तो या तो टूटकर बिखर जाता या सारी दुनिया से उसका बदला लेता। पर वो पागल तो किस्मत से लड़कर सारी दुनिया को अपना बनाती घूमती है। कोई उससे मिले और उसके साथ कोई ऐसा रिश्ता बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब वो 10 साल की थी तब उसके पेरेंट्स और बड़े भाई की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद उसके रिश्तेदारों ने उसे अनाथालय में छोड़ दिया। वहीं से उसने मेहनत करके स्कॉलरशिप में सारी पढ़ाई की और नौकरी करने लगी। उसके हिस्से जितना दर्द और अकेलापन भगवान ने लिखा है, वो उतना ही लोग में अपनापन और प्यार लुटाती है।
उसको अपनों ने ही उसे ठुकरा दिया और वो है कि गैरों को भी अपना बना लेती है। किसी अनजान व्यक्ति को भी दर्द में नहीं देख सकती और अपनी परवाह किए बगैर सबकी मदद करती है। सबका दर्द अपने अंदर समेटकर सबको खुशियाँ देती है मेरी बहन अंकुर। फिर वो और आप कैसे मिले? आर्यन, जब हम लोग इस मकान में शिफ्ट हुए थे, मधु की नई नई नौकरी लगी थी। उसी समय मेरी माँ के घुटने के ऑपरेशन के कारण मैं माँ पापा के साथ दिल्ली गया था। मधु ने तभी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। उसके पास छुट्टियां नहीं थी तो मधु को यहीं रुकना पड़ा। उस समय मधु स्कूल में सीढ़ियों से गिर गई और उसके पैर की हड्डी में माइनर क्रैक आ गया। डॉक्टर ने 2 महीने का प्लास्टर चढ़ा दिया। यहाँ वो अकेली थी, यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। मैं भी नहीं आ सकता था तब। सालू मधु को अपने साथ अपने घर ले गई और मेरे वापस आने तक अच्छे से उसकी देखभाल की, जबकि वो मधु को अच्छे से जानती तक नहीं थी। फिर भी उसने मधु की देखभाल किसी घर के सदस्य की तरह। तब से दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गई और कभी कभी सालू हमारे घर भी आने लगी। तब सालू स्कूल के पास ही रहती थी। सब अच्छा चल रहा था। गांव पास होने के कारण हम लोग पर्व त्योहार पर घर चले जाते थे। कभी मुझे छुट्टी ना होती तो मधु अकेले चली जाती थी। ऐसे ही एक बार तो गांव चली गई और स्कूल के कुछ जरूरी पेपर्स घर पर ही भूल गई। जब उसे याद आया तो मधु ने मुझे वो पेपर्स सालू के घर देकर आने को बोला। तब हमारी बहुत कम बात होती थी। मुझे शाम को अकेले किसी लड़की के घर जाना अजीब लग रहा था, पर पेपर्स जरूरी थे तो मधु के बहुत कहने पर मैं उसके घर पहुंचा। घंटी बजाई, बहुत देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। मेरे हल्के से धक्के से दरवाजा खुल गया। मैं अंदर की ओर भागा। वहाँ देखा आकाश सालू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने सालू के हाथ पैर पलंग से बांधे हुए थे और उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध रखा था जिससे आवाज बाहर न आए। अगर उस दिन मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो अनर्थ हो जाता। बोलते हुए आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुप हो गया। अंकुर ने आर्यन को पानी दिया। पानी पीकर आर्यन कुछ शांत बैठ रहा। फिर बोला, उस दिन मैंने आकाश की बहुत धुलाई की और सालू को घर लेकर आ गया। मधु भी सब सुनकर वापस आ गई। सालू बहुत डर गई थी। हर समय डरी सहमी रहती। मधु को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ती थी। तब से वो यहीं रहती है। 3 महीने लगे उसे ठीक होने में। बाद में सालू ने बताया उस दिन आकाश उसे मंदिर में ले जाकर शादी करना चाहता था। जब सालू ने शादी के लिए मना कर दिया तो गुस्से में आकाश उसे बर्बाद करने चला था। वो तो शुक्र है भगवान ने समय पर मुझे वहाँ पहुँचा दिया। तब से सालू मुझे अपना बड़ा भाई बना दिया और मेरी छोटी बहन बन गई। ठीक होने के बाद वो बाहर जाकर रहना चाहती थी, पर हमने जाने नहीं दिया तो साथ वाले मकान में रहने लगी जो हम लोगों ने किराए पर देने के लिए बनाया था। तभी से वो उसमें रहती है, पर स्वाभिमानी इतनी है कि हर महीने किराया देती है। वो यही रहेगी, हमारी जिद है और वो किराया देगी, वो उसकी जिद है। मैं भी वो पैसा जमा कर रहा हूँ, उसकी शादी में उसे गिफ्ट कर दूंगा। आर्यन मुस्कुराकर बोला। उस दिन के बाद आकाश आज दिखा है। रुको मैं सालू को मैसेज कर दूं, वो उसे भी परेशान करेगा, सावधान रहेगी। आर्यन सालू को मैसेज भेज देता है। अंकुर, उनकी शादी तो हो गई ना, वो अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती है ना, उसके हस्बैंड तो दिल्ली में रहते हैं। आर्यन, वो एक अलग कहानी है, वो बाद में बताता हूँ। नींद नहीं आ रही तुमको? सो जाओ, कल ऑफिस भी जाना है तो चलो सोने की तैयारी करो। अंकुर, चाय पियोगे? शेखर भाई, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है, बनाऊं क्या? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।